नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम चर्चा करेंगे केस स्टडी केरल के बारे में कि आखिर में केरल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं कि पूरे देश में एक दिन में 44,000 केसेस आए हैं, जिसमें से 22,000 के आसपास केरल के हैं। मतलब पूरे देश में जितने केसेस आए हैं उतने केसेस अकेले केरल के आए हैं, या कहें कि देश के आधे या 50% केसेस मामले केरल के आए हैं, नए केसेस जो डिटेक्ट हुए कोरोना वायरस के। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ केरल में जिसके कारण इतने बड़े स्तर पर कोरोना के जो केसेस है वो निकल के आने लग गए, इतने बड़े स्तर पर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे असेसमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करूंगा। मैं इसके सामाजिक कारण भी जानने की कोशिश करूंगा। मैं ये भी पता लगाने की कोशिश करूंगा कि केरल में गड़बड़ हुई तो कहाँ हुई, क्या हुआ कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अचानक पॉजिटिव आनी शुरू हो गई। इस पे हम सब बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। केरल में केसेस ज़्यादा आने का जो मतलब था, उसका सीधा सीधा जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो वहाँ की पॉलिटिकल गतिविधियों से मिलता है। बड़ी संख्या में पूरे देश में लोगों ने केरल में केसेस आने को एक अवसर के तौर पर देखा, उनकी आपदा हमारा अवसर, और उसमें उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। मैं कई पहलुओं की जांच करूंगा, पहले मैं राजनीति वाले की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पहलू में बार बार सब जगह, और ख़ास तौर पर एक ख़ास तरह का जो हिस्सा है मीडिया का, उसमें केरल की बीमारी को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईद पर लोगों को त्यौहार मनाने की छुट्टी दे दी गई और इसके कारण केरल में केसेस बढ़े हैं। ईद के इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के साथ ही टेकअप किया था और एक ही दिन में ये मामले पे दोनों पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद में जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार ने कांवड़ यात्रा वापस ले ली। तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया, कांवड़ यात्रा और केरल दोनों में जो ईद मनाया जाना है वो दोनों एक ही तरह की समस्या हैं। और इसीलिए अब लोग बार बार कह रहे हैं कि केरल में तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ईद मनाने की इजाज़त दी गई, जिसके कारण सारा का सारा बवाल खड़ा हुआ और लोगों में इन्फेक्शन फैल गया। ये एक सोच हो सकती है, एक एंगल हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो बीमारी फैलने के पीछे 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि आप जो है वो कांवड़ यात्रा से ईद के त्यौहार को मिला नहीं सकते, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक पूरा बड़ा त्यौहार है जिसमें पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग करीब 200, 300, 400 किलोमीटर से ट्रैवल करके एक जगह पे इकट्ठे होंगे और वहाँ से वापस जाएंगे। तो उस जगह के, उस इवेंट के सुपर स्प्रेडर बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और जो लोग ऑलरेडी अपने वीकेंड में नमाज पे मिलते हैं, अलविदा के माफ़ कीजिए जुमे की नमाज होती है, उसमें मुसलमान अक्सर मस्जिद पे जाके मिलते हैं। वही लोग ईद मनाने के लिए अगर निकलेंगे, मिलेंगे, तो उसमें और इनमें दोनों इंटेंसिटी में फ़र्क है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि मैं उसके बावजूद इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक मामले से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ईद के मामले में अगर किया गया है तो ये भी गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुष्टीकरण की स्थिति हो, क्योंकि रमज़ान का जब महीना आया था तो पूरे महीने रात्रि कर्फ्यू लगा रहा था, नाइट कर्फ्यू। और रमज़ान में आप जानते हैं कि ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो रात में ही घर से निकलते हैं, रात में ही शॉपिंग करते हैं, उनका सोशलाइजेशन भी रात में ही होता है, बाज़ारों में बहुत रौनक होती है। दिन में वो आमतौर पे घर पे सोते हैं और रात में ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत तुष्टीकरण की स्थिति हो रही हो देश भर में। नाइट कर्फ्यू लगाया गया था लगातार, और हिंदुओं के साथ भी ये हुआ। सब लोगों ने इस बार जो है इसको बर्दाश्त किया। तो इसलिए एक तो ये फैक्टर आया कि चलिए इकट्ठे ईद पे हुए। लेकिन इस फैक्टर के आगे हम अब दूसरे फैक्टर पे बात करें कि वो फैक्टर क्या है। वो फैक्टर है विज्ञान वाला फैक्टर। अब विज्ञान वाला फैक्टर देखते हैं। आप शायद चौंकेंगे, हो सकता है कि किसी को भी ये बात अचानक चौंकने वाली लगे, जब तक कि मैं पूरी अपनी बात ख़त्म नहीं कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का जो शैलजा टीचर थी, जो पहली वहाँ की
स्वास्थ्य मंत्री थी, उन्होंने जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किया, जिस कारगर तरीके से उन्होंने कोरोना को केरल में नियंत्रित किया, शायद उसी का नतीजा है कि अब कोरोना के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये बात आपको चौंका सकती है, ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण मैं देख रहा हूँ जिस पे मैं आने वाला हूँ। अब इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के कारण कैसे कोरोना के केसेस बढ़े, जो मैंने आपको एक चौंकाने वाली बात कही, उस पर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं लगातार आपको कहता रहा हूँ, और मेरी जो धारणा है, बहुत सारे अलग अलग रिसर्च, एम्स का रिसर्च है, वॉशिंगटन का रिसर्च है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, और भी बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो लगातार इसको कहते रहे हैं। खुद एम्स की जो स्टडी थी WHO के साथ में, ICMR के साथ में जो स्टडी थी, उन सारी स्टडीज़ का जो निचोड़ था वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है। हमारे देश में हमने ये देखा, जहाँ जहाँ कोरोना का लापरवाही वाला मैनेजमेंट हुआ, उन सब जगहों पे तेज़ी से बीमारी फैली। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा, जैसे कि आपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ की सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ तेज़ी से बीमारी फैली, बहुत ज़्यादा बीमारी फैली, उन सभी जगहों पर ये जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत आई सेकेंड वेव में या पहली वेव में, उन सभी जगहों पर हुआ ये कि लोग जो है उनका कोरोना से साक्षात्कार हुआ। जहाँ जहाँ जिसके शरीर ने एक बार कोरोना को देख लिया, भले कोरोना एसिम्टोमेटिक हो, गले में आया हो, 4 वायरस आके चले गए हों, या उसने बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर दी हो, ICU तक जाना पड़ा हो, दोनों ही हालत में शरीर से जहाँ जहाँ कोरोना का परिचय हुआ, जहाँ जहाँ कोरोना को हमारे सिस्टम ने, हमारे शरीर की पूरी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसने पहचान लिया, वहाँ वहाँ लोगों के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन गई, और वो एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई। बंगाल और जो केरल का मामला है, ये बिल्कुल अलग तरीके का रहा, क्योंकि पहली लहर में भी उन्होंने बहुत इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किया था, और दूसरी लहर में भी पूरे देश से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही थी। केरल में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बीमारी को घर में ही कंटेन करने का तरीका जो पहली लहर में निकाला था वो दूसरी में भी निकाल लिया। अब आप कहेंगे ये मुझे कैसे पता चला कि केरल के लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ कम बनी हैं, क्योंकि वहाँ इफेक्टिव मैनेजमेंट हुआ था। मेरे ख्याल से ये जो डाटा है एंटीबॉडीज़ कम बनने का, इसी के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं केरल तो गया नहीं, कि केरल में जो मैनेजमेंट जिसकी तारीफ हो रही थी वो, और ये जो एंटीबॉडीज़ बनने का डाटा है, ये दोनों एक जैसा है। कौन सा डाटा? सीरो सर्वे का डाटा। देश भर में ICMR ने सीरो सर्वे किया। सीरो सर्वे में ये पता लगाया जाता है कि लोगों के अंदर कितनी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। एक सैंपल लेते हैं बहुत सारे लोगों का, उनके अंदर ब्लड में देखते हैं कितनी एंटीबॉडीज़ हैं। जितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, माना जाता है कि ये प्रदेश इतने प्रतिशत इसमें लोग इम्यून हो चुके हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। सीरो सर्वे में केरल का नंबर सबसे आखिरी आया है, सबसे लास्ट में केरल आया है। वहाँ केवल 45% के आसपास हार्ड इम्यूनिटी आई है, या लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बने हैं। इससे ये पता लगता है कि लोगों का एंटीबॉडीज़ के कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोजर नहीं हुआ, कोरोना वायरस से लोगों की मुलाकात नहीं हुई, लोगों का शरीर कोरोना वायरस को पहचानने के लिए सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। और शायद जो मुझे लगता है वो यही कारण रहा होगा कि लोगों को कोरोना का एक्सपोजर ही नहीं हुआ। ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट के चक्कर में कोरोना से लोगों का राब्ता ही नहीं पड़ा, तो इसलिए वो एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाई। अब बात आती है एंटीबॉडीज़ बनने का एक दूसरा कारण जो बहुत अहम है। प्राकृतिक कारण तो है ही, एक कारण और कहा जा रहा है, और वो कहा जा रहा है कि टीकाकरण। टीकाकरण अगर ज़्यादा होगा तो एंटीबॉडीज़ अच्छी बनती हैं, ऐसा माना जाता है, और टीके के कारण ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और बड़ी संख्या में वैज्ञानिक पूरी दुनिया में ये मान रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो आएगी ही टीके से, इसलिए टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा करो। टीकाकरण के कारण लोगों में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। कोई कहता है कि कुदरती से भी ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज़ टीकाकरण के कारण बनती है। ऐसी धारणा लगातार बहुत सारे वैज्ञानिक व्यक्त कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब अगर भगवान का टीका या कुदरती टीका केरल के लोगों को नहीं लगाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कहीं से एंटीबॉडीज़ का कोई परिचय नहीं कराया गया। जो टीका आदमी का बनाया हुआ टीका था, वैक्सीन थी, वो केरल में खूब लगाई गई है। पूरे देश का जो एवरेज है वैक्सीन लगाने का, वो 25.8% है, मतलब 26% से भी कम है।
केरल में 37% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीकाकरण भी भरपूर है। तो कौन सा कारण है जिसके कारण वहाँ पे सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज़ कम पाई जाती हैं? और उसका कारण मुझे यही लग रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल करने के चक्कर में लोग वायरस से लोगों का सिस्टम परिचित नहीं हो पाया। हो सकता है कि ये जो अब इस बार जो केसेस बढ़ रहे हैं इसमें लोगों का वहाँ का हो सकता है कि सीरो सर्वे में ठीक ठाक स्तर आ जाए। हालांकि जिस तरह की बीमारी है और जिसमें बहुत सारे खतरनाक स्तर तक भी लोग बीमार हो जाते हैं, किसी भी तरह की चीज़ को अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो कुदरती एक्सपोजर है उसको भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, ईद वाला फैक्टर, वो फैक्टर एक हद तक हो सकता है। लेकिन जिन दिनों में केरल में ईद मनाई जा रही थी उन्हीं दिनों में दिल्ली के बाज़ार खुले हुए थे। जिन दिनों में केरल में ईद मनाई जा रही थी उन्हीं दिनों में दिल्ली में बाज़ार अच्छी तरह से खुले हुए थे। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक बाज़ार खुल रहे थे, केवल वीकेंड में 2 दिन जो है वो लॉकडाउन था। और भी दूसरे प्रदेशों में भी गतिविधियां चल रही थी। लेकिन अगर वो फैक्टर होता एक दिन के त्यौहार का, तो मुझे लगता है कि इसका असर बाकी जगहों पे भी दिखना चाहिए था। इसलिए ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मैं समझता हूँ। जितना मैं लगातार आप देख रहे हैं कि मैं इसको रेगुलर पढ़ता हूँ, इस पर काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और एक पत्रकार के तौर पे मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा कारण शायद यही है कि जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कोरोना का हो गया, उसके कारण कोरोना जो है वो केरल से थोड़ा दूर रहा, या फिर केरल जो है कोरोना से अछूता रहा या उससे परिचित नहीं हो पाया, जो अब निकल के आ रहा है। क्योंकि एक बार जो ये मानिए या नहीं माने, अभी तक के जो हालात हैं उसके हिसाब से आप जो भी दवा इलाज कर रहे हैं, एक बार कोरोना से सबका परिचय होगा ही होगा, तभी जाके इस बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है। वो किसी भी तरीके से परिचय हो, कोई भी तरीका हो सकता है। आप अगर हमारे चैनल को चाहते हैं कि ये चैनल आगे बढ़े, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ अनुदान आपको देना होगा। उसके लिए हमारे UPI ID का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बगल में बार कोड है, उसके नीचे भी UPI ID लिखा है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सबसे नीचे UPI ID लिख दिया है। उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। तो आप जो हमको सपोर्ट करते हैं, उसी सपोर्ट के कारण जो है हमको कहीं ना कहीं से ताकत मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा जो जागरूकता